हेलो, नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। हम लोगों की दूसरी पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो पूरे वर्ल्ड में टेंशन चल रही है और जियोपॉलिटिक्स इधर-उधर हो रखी है पूरी। हुँ, तो अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश में रातों-रात लाए और कुछ ही घंटों का ऑपरेशन चला के उन्होंने 10 से 15 मिनट में इधर से उधर चीज़ें पूरी पलट दी। हुँ, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो यूएन है वो क्या कर रहे हैं और ऐसा ही ये भी हो सकता है कि चाइना ताइवान पर भी हमला करके उठा ले वहाँ के राष्ट्रपति को या फिर किसी राष्ट्र प्रमुख को उठा लिया जाए या फिर वैसे ही हो गया या फिर कि पाकिस्तान पर हमला कर दे भारत और पाकिस्तान जो उसको उठा ले। तो ऐसे ऐसे करके बातें चल रही हैं। मेरे साथ समीक्षा मिश्रा जी हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन करती हैं और काफ़ी गहरी समझ रखती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि भारत को इस पर क्या कुछ कहना चाहिए, क्योंकि भारत ने अभी तक कोई भी इस पर सिंगल प्रतिक्रिया नहीं दी है। हुँ, उन्होंने बस जो वेनेजुएला में जो लोग रह रहे हैं, उनसे बोल दिया है कि आप सही सलामत रहें और सुरक्षित स्थानों पर जाएँ, क्योंकि वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन हो गया। हाइपर इन्फ्लेशन की बात हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब काफ़ी ज़्यादा महँगाई बढ़ जाए। अस्पताल हैं और काफ़ी जो बैंक्स वगैरह खाने-पीने हैं, की हाँ, चीज़ें भी हैं। एटीएम्स वगैरह, तो इन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोग को जब ये इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थिरता होती है, तो लोग सबसे पहले पैसा और खाने-पीने की चीज़ों को ही देखते हैं। हुँ, तो ऐसा ही है, अभी चल रहा है सिनेरियो। इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगी समीक्षा मिश्रा जी, क्योंकि इस विषय पर ये अभी से नहीं चल रहा है, ये सितंबर से ही ऑपरेशन चल रहा है वेनेजुएला पर। हुँ, और क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, इसके पीछे का कारण लोग तेल और नेचुरल रिसोर्सेज़ बता रहे हैं वहाँ पे वेनेजुएला के। बट इसके पीछे कारण थोड़ा-सा और गहरा है, तो उसके बारे में थोड़ा समीक्षा मिश्रा जी बताएँगी? जी। जो व्यूअर्स हैं, वो नहीं जानते हैं कि आखिर वेनेजुएला में हो क्या रहा है या फिर ट्रम्प ने जिस तरीके से रातों-रात काफ़ी सारे ऐसे मीम्स भी वायरल हो रही थी अंकित हुँ, इंस्टाग्राम पर हुँ, कि रातों-रात उनके निकोलस मादुरो जो राष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी हैं, उनको उठा लिया गया। तो आखिर ऐसा किया क्यों गया? तो हुँ, ट्रम्प एक तरफ अपनी वजह ज़रूर बता रहे हैं कि हुँ, उन्होंने ऐसा वहाँ की तानाशाही को ख़त्म करने के लिए या फिर हुँ, उनका एक दूसरा मत ये था कि बहुत सारे जो हैं हुँ, ड्रग्स वगैरह जो होते हैं, हुँ, तस्करी पदार्थ जो होते हैं, उनकी तस्करी हो रही थी। हुँ, आना-जाना जो लगा रहता था, आयात-निर्यात रहता था, ट्रम्प की कुछ ऐसी ट्रम्प के शासन के दौरान ही और हुँ, ये सब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सितंबर से ही पिछले साल से ही ऐसा चल रहा है। ये एकदम से हुई जो एक घटना नहीं है। तो हुँ, इसके पीछे के कारणों की जब हमने पड़ताल की, तो हमने जाना कि एक शब्द है पेट्रो डॉलर इकोनॉमी। हुँ, अब ये क्या है कि 1974 में अमेरिका और कुछ देशों विशेषकर सऊदी अरब के साथ एक समझौता हुआ जिसके तहत क्या किया गया था कि जितनी भी तेल को लेकर आयात-निर्यात हैं, तेल को लेकर जितनी भी उनके बीच में आदान-प्रदान चल रहा है, वो सारे जो इकोनॉमी है, वो डॉलर पर बेस्ड होगी। डॉलर पर ही इनकी जो है नीतियाँ कायम रहेंगी। हुँ, तो इसी को एक औपचारिक शब्द देने के लिए उन्होंने पेट्रो डॉलर इकोनॉमी का उपयोग किया। अब इसका संकट जो है अमेरिका पर सबसे ज़्यादा पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे जैसे ऐसे देश हैं, जैसे उसमें भारत भी आता है हुँ, अगर मैं ठीक हूँ तो। क्योंकि भारत और कई ऐसी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे कि फ्रांस अपना जो उनकी करेंसी है वो आगे बढ़ाना चाहता है। हुँ, कई ऐसे देश जो हैं डॉलर की शर्तों पे काम ना करके, डॉलर जैसी जो करेंसी है उसको ना अपनाकर अपनी एक मार्केट स्थापित करना चाहते हैं, अपनी करेंसी पे काम करना चाहते हैं और ये रुकावट बनता है अमेरिका की महाशक्ति बनने में। और कई ऐसे इंस्टाग्राम रील्स आ रहे हैं, कई सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें आ रही हैं कि जो विश्व है वो एक बार फिर से शीत युद्ध की तरह 2 खेमों में बँटता जा रहा है। हुँ, अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एक तरफ इज़राइल है, 1948 में बना एक छोटा-सा देश इज़राइल, जिसकी आज टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इतनी डिमांडिंग है, लेकिन वो क्या है अमेरिका की जितनी भी घटनाक्रम हुआ, उसके पक्ष में नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस जैसा और भारत जैसे जो देश हैं, वो अभी भी गुटनिरपेक्ष बने हुए हैं। हाँ, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि हुँ, भारत पे प्रतिक्रिया देनी चाहिए, न देनी चाहिए या हुँ, भारत के किसी ग्रेट पर्सनैलिटी ने आखिर इस पे क्या कहा है। हुँ, और तीसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जो इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें चीन और हमारा जो रशिया है, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख रहा है। तो मेरा ये प्रश्न है अंकित, क्या ये एकदम से हुआ या फिर इससे पहले भी अमेरिका पिछले साल कुछ देशों पर अपनी ये नीतियाँ, ये जो तानाशाही सा चल रहा है, इसका टैरिफ हुँ, वॉर, प्लीज़ आप हुँ। दर्शकों को बताइए?
ये चीज़ें काफ़ी पहले से चल रही हैं क्योंकि चाइना जो है ये कहीं न कहीं लड़ाई जो रिच अर्थ मेटल्स हैं, जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, जिन्हें जैसे हुँ, निकेल वगैरह हो गया, यूरेनियम हो गया, सोना, चाँदी, हुँ, सिल्वर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सिल्वर और सिलिकॉन। हुँ, सिलिकॉन जैसे हम लोगों के मोबाइल सेमीकंडक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जितनी भी चिप्स हैं, जितने भी सेमीकंडक्टर्स बन रहे हैं, उनमें सिलिकॉन यूज़ होता है और सिल्वर भी यूज़ होता है काफ़ी मात्रा में। जी, तो इनके रिसोर्सेज को चाइना और अमेरिका में होड़ लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो चाइना ताइवान पे कब्ज़ा करना चाहता था क्योंकि ताइवान में काफ़ी सारी ऐसी कंपनी हैं जो बनाती हैं, जैसे एनवीडिया हो गया है और एक और चिप कंपनी है, उसका नाम नहीं आ रहा है। ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं, तो उनके बीच भी यही सब लड़ाई चल रही थी कि अमेरिका को आगे निकलने दिया जाए या फिर चाइना आगे निकल जाए, हम अपने देश को आगे ले जाएँ। तो कहीं न कहीं लड़ाई वही है कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है। और जैसे कि समीक्षा जी ने बताया, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है जब से ट्रम्प आए हैं दूसरी बार, उन्होंने क्या किया है, जो कंट्री रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगा दे रहे हैं। जो भी हुँ, बिज़नेस वो उनके साथ करते हैं उस पर टैरिफ लगा दे रहे हैं। अभी रिसेंटली एक उनकी वीडियो आई थी जिसमें वो कह रहे हैं कि मोदी इज़ अ गुड मैन, अभी हुँ, रिसेंटली आई थी 2 दिन पहले। एंड ही नोज़ हाँ, व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। हाँ, कि मुझे खुश करना क्यों ज़रूरी है, लेकिन मैं उन पर टैरिफ लगाऊँगा 500% तक। तो इसके बाद उससे पहले भी रसिया से ऑयल लेना कम कर दिया इंडिया ने, जो कि 90 से 92% तक बढ़ चुका हुँ। था। वो अब कम कर दी है डिपेंडेंसी, और अदर कंट्रीज़ पर वो लोग देख रहे हैं। अभी अ, तक ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा हाँ। अंकित, दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि आज हुँ, के समय में अमेरिका को ऐसा कौन-सा देश है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है? अमेरिका को हुँ। किससे खतरा है? अमेरिका को सबसे ज़्यादा खतरा है चाइना से, जी। क्योंकि चाइना ने एजुकेशन और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया हुँ, है। और उनका जो आइसोलेशन है, एक टाइप से कह सकते हो, जो उनकी कंट्री में आइसोलेशन है, वो उनको हुँ, बहुत ज़्यादा सिक्योर सिक्योर और मजबूत बनाता है। जैसे ही हुँ, आजकल आप देखते होंगे, जैसे अभी हाल ही में बात कर ले रहा हूँ मैं वेनेजुला वाले केस की। तो वेनेजुला ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटा कंट्री है और उनके पास आर्मी नहीं है, उनके पास हुँ, 2.5 से 3 लाख तक की आर्मी है। हुँ, मतलब जो है आर्मी, मतलब ह्यूमन्स, और ड्रोन वगैरह और ये एयरक्राफ्ट वगैरह ये तो छोड़ ही दो आप, ठीक है? और उनके पास ऐसा था, जहाँ तक मुझे पता है, अब आप गूगल कर लेना जो भी हो, परमाणु संपन्न देश नहीं है वो, परमाणु हथियार उनके पास नहीं है, हुँ, जहाँ तक मुझे पता है। और इसकी सिक्योरिटी भी शायद वेनेजुला को अमेरिका ने ही दी थी कि आप ऐसा-ऐसा करोगे, तो मैं आपको डॉलर में आप करोगे तो मैं आपको नहीं करूँगा। आपको सिक्योरिटी जो है दूँगा और आपको परेशान नहीं करूँगा, ऐसा उनका रहता था। ऐसा ही जापान के साथ भी उसने किया था। तो ऐसी चीज़ें चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। पर होता क्या है, जब ये ऑपरेशन उन्होंने चलाया है तो आपने देखा होगा, ब्लैकआउट कर दिया उन्होंने, मतलब पूरे कंट्रोल हुँ, अमेरिका के पास थे कि कहाँ से इनकी पावर ग्रिड को फेल करना है। बड़े से बड़े शहरों की वहाँ पे बत्ती गुल कर दी गई, और 10 से 15 मिनट तक पूरा सोशल मीडिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से कम्युनिकेशन आप करते हो, वो पूरा ठप हुँ, कर दिया गया। ये चीज़ें बाद में पता लग के आई, लेकिन जितनी पता लगाई जा सकती थी उससे ज़्यादा पता नहीं लग पाई। ये तो अंदर से खबरें निकल के आ रही हैं कि 15-20 मिनट तक वहाँ का जो पूरा कम्युनिकेशन चैनल था वो पूरा डाउन कर दिया गया था। अब इसमें इंडिया को भी सोचने की बात ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं, जो आजकल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आप कोई भी जो नॉर्मल मैसेज होता है, जो टेक्स्ट मैसेज गवर्नमेंट करती है, जिसके थ्रू हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चलती है, जिससे हम लोग शायद मैसेज भी नहीं करते हैं अब रेयरली, जो सिंपल टेक्स्ट होता है, जो पहले कीपैड मोबाइलों में हुँ, हुआ करता था, वही एक ज़रिया एकमात्र रह गया है जिससे गवर्नमेंट कम्युनिकेशन कर सकती है इन टाइम ऑफ इमरजेंसी, अगर ये सारे ऐप्स वगैरह और ये सोशल मीडिया काम ना करे तो। क्योंकि ये हुँ, सारे जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये सारे बाहर की कंपनियों के हैं, अमेरिका के जी, हैं, चाइना के हैं, कहीं-कहीं के हैं। इंडिया का कोई इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप हुँ, सोच लो कि अगर कल को इंडिया पे ऐसा होता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन इंडिया पे बनती है, तो कम्युनिकेशन कट कर दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जब पता चलेगा जब ये सब चीज़ें हो चुकी होंगी। हुँ, तो इसको लेके कंसर्न करना बहुत ज़रूरी है, और अमेरिका चाइना की इन्हीं सब चीज़ों से डरता है, क्योंकि ना तो वो गूगल यूज़ करता है, ना वहाँ पे बाहर की कंपनियाँ बिज़नेस कर पा रही हुँ, हैं। उनका सब कुछ अपना है, पूरा वीचैट से लेके व्हाट्सएप की जगह वीचैट यूज़ करते हैं, सब उनका अपना है। जब यहाँ से ट्रैवलर जो घूमने जाते हैं, वो बताते हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में, तो सुनिए आप। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट उसने कर लिया है, तो उसी चीज़ से चाइना वो डरता है, क्योंकि वो सर्विलांस भी उतना नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो वहाँ पर नहीं चल रहे हैं। तो ये बेसिक सा आंसर था जो सर ने पूछा, जो समीक्षा जी ने पूछा। हुँ। हाँ। एक ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है कि हुँ, क्या पूरा अमेरिका ही
ट्रम्प के साथ है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि मान लीजिए कि भारत के अगर मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो पूरी जनता की हाँ है। तो क्या ऐसा ही वहां पर भी है कि पूरा अमेरिका यही चाहता है कि जो ट्रम्प ने किया वो बिल्कुल ठीक था? क्योंकि आज के ही कई अखबारों में मैंने पढ़ा कि सिर्फ 33% जो जनसंख्या वहां की ट्रम्प की जो जितना भी उन्होंने ये कार्यवाही की उसमें अपना पक्ष रखती है। बाकी जितनी जनसंख्या बची वो उसके विरोध में है। खुद वहां की जो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुकी हैं कमला हैरिस, वो उसके खिलाफ रही थी। और वहीं यूएनओ में भी जब हम यूएनओ की बात करते हैं तो उनके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी कहते हैं कि एक खतरनाक मिसाइल की इस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने संज्ञा दी। और जब हम भारत की बात करते हैं तो शशि थरूर भी जाने माने पर्सनालिटी है, उन्होंने ऐसा कहा कि अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो दुनिया आगे किस दिशा में जाएगी, क्योंकि शांति तो फिर स्थापित ही नहीं हो पाएगी। फिर ये शशि थरूर भी इसके खिलाफ हैं। और भारत की तरफ से एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की तरफ से जो है उनके एक चिंतनीय ट्वीट किया गया। लेकिन क्या भारत का अभी भी गुटनिरपेक्ष बने रहना सही है या फिर भारत को एक सख्त कदम उठाना चाहिए? देखो, इसमें 4-5 चीज़ें ये हैं आपकी, अगर 4-5 चीज़ों में से मैं 1 ही 2 की बात कर लूँ तो बहुत बड़ी बात होगी, वीडियो लंबा खिंच जाएगा। कि इंडिया से मैं इसलिए कुछ बोलना नहीं चाहता, इंडिया फँस चुका है बीच में। रियलिटी यही है कि अगर इंडिया ने रसिया के पक्ष में ना बोल के इंडिया के उसके पक्ष में बोल दिया, अमेरिका के पक्ष में, तो उसने ठीक किया है। तो रसिया वाले बुरा मान जाएँगे, और अगर रसिया के पक्ष में बोल दिया, अमेरिका को किया, तो दोनों तरफ से भारत फँसा हुआ है। इसलिए कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है भारत को लेके। और रिसेंटली आपने सुना होगा कि बांग्लादेश में घुस के जब कोई सम्मेलन हुआ था, शायद G7 सम्मेलन हुआ था, उसमें मोदी जी को मतलब एसिसिनेशन करने की, उनकी हत्या करवाने का वो भी था, पूरा प्लान था CIA का। फिर जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है रॉ, और जो वहाँ की पुतिन की एजेंसी है, उसने ऑपरेशन चलाया था। फिर जाके उनका जिनका ये प्लान था CIA अमेरिका वालों का, जो छुप के बैठा था बांग्लादेश में, उसको मरवाया था। तो ऐसे भी काफ़ी सारे प्लान चल रहे हैं, और इंडिया और चाइना को भी लड़वाने का प्लान था उन लोगों का। और ऑपरेशन सिंदूर में आप लोग देख ही चुके हो। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इसलिए मैटर कर रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, सबसे बड़ा मार्केट है। तो इसलिए इंडिया पर नज़र रहती है हमेशा से, बाकी कंट्रियों पर और नज़र नहीं रहती है। तो ये भी एक चीज़ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरे विश्व में एक अस्थिरता चलती है, पॉलिटिकल अस्थिरता जो चल रही है, पूरी राजनीतिक जो एक कहते हैं ना कि आपदा सी आ रखी है, क्राइसिस वर्ड जिसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम देखते हैं कि कुछ समय पहले ही बांग्लादेश में तो अभी भी हिंदुओं की हत्या हो रही है, आए दिन अखबारों में आता है। लेकिन बांग्लादेश में जो हुआ पिछले कुछ समय पहले ही, आखिर वो हुआ क्यों था? क्योंकि ये जितनी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन होती हैं वो एक से दूसरे से कनेक्ट होती हुई जाती हैं, एक के पीछे दूसरे का रीजन होता है। अभी मैं श्रीलंका और चाइना के भी और इशारा करूंगी किस तरीके से वहां माहौल रहा। पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अवामी लीग पार्टी जो शेख हसीना की थी, तो उसने एक बिल पारित किया, एक उन्होंने अपना लेकर आए थे कानून, जिसके तहत जब बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम में 1975 की वॉर में जिन शहीद हो गए थे, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, यानी कि जो उनकी पीढ़ियां चली आ रही हैं, उनको कोटा जो दिया जा रहा था, यानी कि कोटा सिस्टम लाया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी के बच्चे अभी भी मौजूद हैं उनके लिए, ताकि उनको गवर्नमेंट जॉब्स में और पार्टीज में थोड़ा बहुत जो है वो कोटा मिल सके। तो इसके खिलाफ वहां के जेनजीज, वहां के युवाओं ने अत्यधिक प्रोटेस्ट किया। दूसरा रीजन था नेपोटिज्म का, क्योंकि आवामी लीग पार्टी के और जो अन्य पार्टियां हैं, उनके ही बच्चे यहाँ देश विदेश में बैठ के अपनी सेल्फीज या फिर रेस्टोरेंट बड़े बड़े मतलब अपनी रईसी दिखा रहे थे वहां पर जाकर। अब कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड्स को मतलब गरीबी दिखाएगी अपने देश में, देश के कल्याण के लिए बेरोजगारी पर, गरीबी पर कोई काम नहीं करेगी, ठीक है, और वहीं देश की जनता जो है जो थोड़े बहुत महंगाई और भुखमरी से परेशान है, तो जब उन लोगों ने ये सब देखा कि इंस्टाग्राम पोस्ट पर रईसी देखी उनके पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चों की, तब जनता भड़क उठी। और जो उसके बाद हुआ वो आप सब अच्छे से जानते हैं। जनजीव प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पर रहा। फिर जनजीव प्रोटेस्ट का दूसरा मुद्दा जो है, फिर उसके बाद नेपाल में आया। अब नेपाल में क्या हुआ वो अंकित बताएंगे ज्यादा अच्छी तरीके से कि कैसे वहां पर सोशल मीडिया बैन हुआ, फिर उसके बाद जनजीव कैसे सड़कों पर उतरे। जैसे समीक्षा जी ने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है
कि जेएनज़ीज़ का ये मुद्दा था। उसमें मेन चीज़ ये है, एक अभी रिसेंटली अपने इंडिया के ही कोई बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने बोला है कि आजकल के जेएनज़ीज़ में सोचने और समझने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो चुकी है, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। वो किताबें नहीं पढ़ते हैं। हुँ। तो जब वो किताबें नहीं पढ़ते हैं या फिर जो पहले चीज़ें लिखी गई हैं, जो इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है, जो उनको दिखाई जाती है, जिसको हम लोग ने पढ़ी है एक थ्योरी, मैजिक बुलेट थ्योरी, हुँ, जिस पे हुँ। सोचते नहीं हैं लोग और बस हाँ, हाइपोडर्मिनल थ्योरी। हाँ, उसको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो बस मान लेते हैं। हुँ। तो ऐसा ही नेपाल में भी हुआ था कि कई उसमें बाहरी शक्तियाँ सामने आईं, उसमें अमेरिका का भी हाथ सामने आया कि उन्होंने ऐसा करवाने में काफ़ी हेल्प की है। और चाइना का भी उसमें कुछ फंडिंग आई थी, सॉरी अमेरिका नहीं, चाइना की फंडिंग उसमें सामने आई थी नेपाल में जो भी हुआ, कि ऐसा उन्होंने करवाया है। तो इसमें क्या था कि उन्होंने काफ़ी सारे पेड कैंपेन्स चलवाए, जिससे युवाओं को भड़का दिया सोशल मीडिया के ज़रिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये सोशल मीडिया के ज़रिए हो रहा है, सोशल मीडिया को बंद करवाते हैं। क्योंकि हुँ। जो स्वतंत्रता सेनानियों को जो दिया जाता है कोटा, वो यहाँ पे इंडिया में भी है, इंडिया में भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं दिया जाता, इंडिया में भी दिया जाता है, आर्मी पर्सन्स को भी दिया जाता है। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब चीज़ें इतने मैसिव लेवल पर हो जाएँ। तो वो चीज़ें वहाँ पर हुई थी। अब उसके अपने-अपने वो हैं कि प्रोटेस्ट लोगों ने कर दिया, हो सकता है उनकी कुछ जायज़ डिमांडें हों, तो उसकी वजह से हुआ। और ऐसा ही श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी देखने को मिला। बांग्लादेश में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई हैं। बांग्लादेश में पूरा जो राजनीति है वो धर्म के उसमें हो गया है। जो हुँ। हिंदू हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है और हिंदू लोगों को मारा जा रहा है। तो हिंदू-मुस्लिम के बीच की लड़ाई हो रही है। लेकिन सिर्फ़ ये जो हुँ, लड़ाइयाँ हैं वो हुँ, सत्ता के लिए, हुँ, पावर के लिए या फिर संसाधनों के लिए और हुँ, धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि हुँ। यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ को कर्ज़ जाल में भी फँसाया जाता है। हाँ, कर्ज में जैसे कि श्रीलंका का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। श्रीलंका का जब वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्षे थे, हुँ, उनके टाइम पर क्या हुआ कि उनकी सरकार ने बहुत सारा लोन ले लिया। किस हुँ, कंट्री से लिया? आप सबके दिमाग में भी आ गया होगा, चीन से लिया। चीन से उन्होंने काफ़ी सारा लोन ले लिया। जब उनकी सरकार ये कर्ज़ चुकाने में असमर्थ रही, हुँ, तब उन्होंने अपने पूरे बंदरगाह को ही चीन को हुँ, दे दिया, चीन को बेच दिया। अब इससे क्या है, पूरे श्रीलंका में एक आर्थिक तनाव, एक हुँ, तंगी आ गई और हुँ, उस 2019 से 20 तक में श्रीलंका का जो पूरा व्यापार है, टूरिज़्म के लिए बहुत जाना जाता है हुँ, श्रीलंका। हुँ, लेकिन उस समय पे श्रीलंका का जो टूरिज़्म है पूरा गिर चुका था। हुँ, कोरोना काल में उस पूरे स्टेट ने कैसे सर्वाइव किया होगा, ये तो वहाँ के लोग ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं। हुँ, लेकिन कोरोना के कई सालों बाद भी आज 6 साल बीत चुके हैं, आज भी वो कंट्री हुँ, चाइना से कर्ज़ लेने के बाद जो है आज भी वो ऊपर उठने का प्रयास कर रही है, अपनी जीडीपी को ऊपर बढ़ाने का प्रयास कर रही है और आगे भी हम ऐसी चर्चा करते रहेंगे। अंकित, कुछ हुँ। कहना हो तो? अब इसमें जैसे समीक्षा जी ने बताया है कि कर्ज़ ले ली, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर था उस टाइम पे, उस गवर्नमेंट जो भी थी, उस टाइम उसने फ्री की रेवड़ियाँ बाँटनी चालू की, जैसे जी, अपने इंडिया बिल्कुल। में भी गवर्नमेंट करती है। बट हुँ, हुँ, इंडिया हुँ। में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लोग इतना ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो उससे उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। फ्री की फिर रेवड़ी यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है ना, हाँ, हाँ। श्रीलंका में जनसंख्या उतनी नहीं हाँ, है। और टैक्स यहाँ पे लोग थोड़ा ज़्यादा देते हैं, टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, हुँ, वो एक अलग बात है, वो बेनिफिट यहाँ पे चला जाता है। हुँ, जैसे अ, बहन योजना करके है, उसमें स्कूटी दी जाती है कोई बहन। लाडली बहन हाँ, योजना। लाडली बहन योजना करके उसमें पैसे दिए जाते हैं, और एक बहन योजना करके वहाँ पे भी चलती है, महाराष्ट्र में भी चलती है। हुँ, अभी योगी जी ने स्मार्टफ़ोन बाँटे थे, दीदी योजना ऐसे करके। अखिलेश जी ने लैपटॉप बाँटे थे। तो ये सब हुँ, चीज़ें, ये सारी फ्री की रेवड़ियों में ही आती हैं, हुँ, कि गवर्नमेंट आपसे एक पैसा नहीं ले रही है, बस आपको दे रही है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। जब ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हुँ, कहीं न कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और देश को भी ये कर्ज़ में डालती हैं। हुँ, तो आपने देखा कि भारत के जो आस-पास के देश हैं, सारे खतरे में हैं मोस्टली। हुँ, पाकिस्तान देख लो, चाइना को छोड़ के पाकिस्तान, नेपाल, जो बॉर्डर से देश लगते हैं, और नेपाल और श्रीलंका, चारों पर खतरा एकदम पीक हुँ। पर है। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में तो तो हुँ, लगा ही हुँ, रहता है। कभी वो एफटीए से हुँ, बाहर हो जाते हैं, हुँ, जो उनकी
ग्रे लाइन इश्यू करता है ना वर्ल्ड बैंक। और एक चीज़ और है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीज़ आपको बात माननी पड़ेगी कि सभी पर अमेरिका का दबदबा है, क्योंकि सभी की जी। फंडिंग वही करता है। तो IMF हो, वर्ल्ड हाँ, बैंक हो, ट्रेड हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हो। हाँ, तो आप एक चीज़ मान के चलिए, अगर अमेरिका कोई भी गलत चीज़ करता है, तो वो काउंट नहीं होती है, बाकी अदर कंट्रीज़ करते हैं, तो वो काउंट की जाती है, ठीक है? हुँ, ये चीज़ आपको आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी। हुँ। अभी वेनेजुएला का हुआ है, अभी आगे और भी 3-4 चीज़ें वो करने वाले हैं, ग्रीनलैंड को भी लेने का उन्होंने मन बना लिया है। हाँ, क्यूबा पर भी वो करने वाले हैं और मैक्सिको पर भी। और क्यूबा तो एक उनका हुँ, शीत युद्ध से ही हुँ, निशाने पर रहा हाँ, है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और 2025 में भी काफ़ी खून-खराबा हुआ, काफ़ी ज़्यादा और एक्सीडेंट 2026 हुए। की शुरुआत बिल्कुल हाँ, गलत संकेतों से हो रही हाँ। है। वही ये सब चल रही हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो आप भी सुरक्षित रहें। घर से निकल रहे हैं तो और अपना अपना ध्यान बहुत खुद ख्याल रखें। रखिए। तो मिलते हैं फिर से नई वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद। बाय बाय।